जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बकर एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ नईमुल्लाह कुरैशी। आज हम अपनी क्लास में क्वालिफाई एमएड का चैप्टर जिसका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के साथ है, उसका दूसरा और आखिरी पार्ट जो है वो हल करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 89 क्वेश्चन पहले पार्ट में हल कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 से। सवाल नंबर 90 है, द ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंस इज़। हाँ जी, आपके स्कूल के रेफरेंस से बात हो रही है, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट से बात हो रही है कि द ऑथोराइज पर्सन ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंस, अगर स्टाफ की कारकर्दगी के बारे में किससे पूछा जाता है या कौन सा उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डेफिनेटली वो आपके स्कूल का हेड टीचर होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपका रिज़ल्ट जो है वो बिलो बोर्ड आ गया, तो उसका रिस्पॉन्सिबल आपका हेड टीचर हो। वो जो भी जवाब तलबी होगी वो हेड टीचर होगी। हाँ, हेड आपसे बेशक पूछेंगे, वो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है, तो वो इस पूरे अमल के जो है वो जिम्मेदार कौन होते हैं? हेड टीचर होते हैं। एन एलिमेंट ऑफ फेयर एंड एंग्जाइटी इज़ फाउंड, खौफ का मादा पाया जाता है किस में? इंस्पेक्शन में। याद रखें, इंस्पेक्शन का जो है कॉन्सेप्ट है वो ज़रा ओल्ड कॉन्सेप्ट है, इसी को रिप्लेस किया है सुपरविजन के कॉन्सेप्ट में। इंस्पेक्शन में क्या होता है, आपको जो है एक डोमिनेंस, दूसरे की डोमिनेंस फील होती है, वो क्रिटिकल इन नेचर होती है, जिसमें फेयर का एलिमेंट होता है। जबकि सुपरविजन स्पोर्टिव इन नेचर होती है, कोऑपरेटिव इन नेचर होती है और डेमोक्रेटिक इन नेचर होती है। तो इंस्पेक्शन में क्या पाया जाता है? खौफ का एलिमेंट पाया जाता है, क्योंकि इसमें से नेगेटिविटी या एक किस्म के कीड़े निकालना या मनफी जो है वो इसको अप्रोच समझा जाता है। एक्सपेंसेस अखराजात ऑफ न्यूज़पेपर, कोल, आइस, स्टेशनरी आर रिटन। जितने भी छोटे छोटे रोज़मर्रा के अखराजात हैं जिसमें आप स्टेशनरी ख़रीद लेते हैं, यानी कि वो तमाम तर चीज़ें हैं, याद रखें अगर आप इन पर गौर करें, जो कंज्यूमेबल है सारी। यानी कि आप न्यूज़पेपर कल ही आपका बेकार हो जाएगा, तो आप इसका एक, यानी कि आप इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन नहीं कर सकते। कोल है तो वो जल के ख़त्म हो जाएंगे, आइस कंज्यूम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, स्टेशनरी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी चीज़ें जो शॉर्ट टर्म होती हैं और क्या होती हैं, कंज्यूम हो जाती हैं जल्दी, तो उनके लिए जो रजिस्टर होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टीजेंट रजिस्टर, जिसमें मुतफर्रिक अशिया को दर्ज किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की मुतफर्रिक अशिया को। ठीक है, तो इसको कॉन्टीजेंट रजिस्टर कहा जाता है। इन लेज़र फेयर लीडरशिप अवॉइड्स द ग्रुप। देखिए, पहले ही हम लीडरशिप के जो लेजिस फेयर का कॉन्सेप्ट उसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें आपके जो फॉलोअर्स होते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, वो खुद इतने क्रेडिबल होते हैं कि आप उसको इंटरप्ट नहीं करते, उसमें मदाखलत नहीं करते। ठीक है, तो इसमें ना तो वो कंट्रोल करता है, कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं करता, मोटिवेट नहीं करता, अप्रिशिएट, यानी कि इसलिए नहीं करता कि वो ये नहीं समझता कि दूसरे जो है वो कोई गैर जिम्मेदार हैं और मुझे उनको ज़रूरत है मोटिवेट करने की। वो ये काम करते नहीं है क्योंकि उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं ये उनकी साख के अगेंस्ट होता है, तो इस किस्म के कोई भी स्टेप नहीं लिया जाता। इस तरह वो ये काम तीनों नहीं करेगा और अवॉइड्स द ग्रुप, यानी कि वो कोई इस किस्म की इंटरप्शन नहीं करते। ठीक है, तो ये आपने इसको समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को। MIS एब्रीविएशन है किस चीज़ का? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये हर स्कूल का EMIS कोड भी होता है जिसको एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। ये आपको जो लोग अपॉइंटेड हैं ऑलरेडी उनके ये सैलरी स्लिप पर ये मेंशन भी होता है, या मुख्तलिफ जितने भी कवायद व ज़वाबित होते हैं या स्कूल के जो भी मामलात होते हैं उसमें इसको बाद वक़्त MS कोड कहा जाता है। ठीक है, EMIS, तो E फॉर एजुकेशन होता है और MIS से मुराद होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसी से MIS लिया गया है। 95 नंबर सवाल है, द सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ अ स्कूल डिपेंड्स ऑन सूटेबल टाइम टेबल। देखिए, किसी भी स्कूल को कामयाबी के साथ बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में उसके वर्किंग आवर्स को जो है इम्प्लीमेंट करना है, तो इसमें जो सबसे बड़ी हेल्पफुल चीज़ होती है वो आपका टाइम टेबल होता है, वो आपका एक रोड मैप होता है डेली एक्टिविटीज़ का। इसको स्पार्क प्लग भी कहा जाता है। स्पार्क प्लग से मुराद ये है कि ये आपकी एक्टिविटीज़ को स्पार्क करता है, उसको इनिशिएट करता है। मिसाल के तौर पर टाइम टेबल में एक पीरियड होता है तो वो आपकी एक्टिविटी को इंडिकेट करता है कि भाई आप अब इस क्लास में पहुंच जाए, तो इसको स्पार्क प्लग भी कहा जाता है। तो तमाम तर
स्कूल या इदारे की एक्टिविटीज़ किसके पाबंद होती है, तमाम तरह वर्किंग आवर्स किसके पाबंद होते हैं, वो आपके टाइम टेबल के पाबंद होते हैं। तो जितना टाइम टेबल पर इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होगी, उतनी जो वर्किंग है वो एक सिस्टमेटिक होगी और सक्सेसफुल होगी। सेलेक्टिंग पीपल, आप लोगों का इंतखाब करते हैं टू मीट नीड्स ऑफ द एक्टिविटीज़। जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इदारा बनाते हैं, तो आपने लोग रखने हैं, तो वो आप क्या कर रहे होते हैं, आप स्टाफ कर रहे हो। मिसाल के तौर पर आप ऐड देते हैं कि आपको जो है टीचर्स की ज़रूरत है, तो वो आपका जो अमल है कि आपको एक ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो वो क्या होता है, वो आपकी स्टाफिंग होती है। जो आपकी सरगर्मियों में आपको मुआविन लोग दरकार होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, स्टाफिंग कहते हैं। स्टॉक रजिस्टर इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग स्टॉक। तो स्टॉक रजिस्टर में ये तमाम तर स्टॉक, चाहे वो गवर्नमेंट ग्रांट से आप परचेज़ करें, चाहे वो कॉन्टीजेंट यानी कि बाकी दीगर मुतफरक किस्म के लोग दे देते हैं, या बाकी किस्म के एहतियात आज जो कोई ऐसा हो सकता है तो उसमें से आप परचेज़ करें, या डोनेशंस आ जाती हैं वो भी। तो किसी भी चीज़ से आपने परचेज़ किया, किसी भी ग्रांट से आपने परचेज़ किया और वो आपके स्कूल का स्टॉक है, तो वो आपको स्टॉक रजिस्टर में मेंशन करना पड़ता है। चाहे आपने वाइट बोर्ड ख़रीदा है, चाहे आपने चेयर ख़रीदी है, चाहे आपने डेस्क ख़रीदा है, कोई टेबल ख़रीदी है, प्रिंटर जो भी है, तो वो स्टॉक रजिस्टर में मेंशन किया जाता है। सवाल नंबर 98 है कॉरेस्पॉन्डेंस रजिस्टर। कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं ख़त व किताबत। ख़त व किताबत का मतलब ये होता है कि आपका डिपार्टमेंट आपको कोई लेटर्स भेजता है, या आप अपने डिपार्टमेंट को कुछ भेजते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्पैच करना या रिसीव करना। तो डिस्पैचिंग या रिसीविंग यानी कि चाहे भेज रहे हो चाहे वसूल कर रहे हो, तो दोनों को यानी कि ख़त व किताबत का जो भी रिकॉर्ड होता है, तो आपने जो कि चिट्ठी भेजी है उसका नंबर लगाते हैं, उसको डायरी करते हैं, तो ये सारा काम जो है वो किधर दर्ज किया जाता है, कॉरेस्पॉन्डेंस रजिस्टर, जिसको क्या कहा जाता है, जिसमें ख़त व किताबत का रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है। प्राइवेट स्कूल्स इन पाकिस्तान वर नेशनलाइज्ड। नेशनलाइजेशन की जो स्कीम है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत में आई थी, और ये 1972 में ये कदम उठाया गया था। In which register remarks are written when a student is commended for a special merit or report or punished for the misbehavior। स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि वो कौन सा रजिस्टर है जिसमें अगर कोई स्टूडेंट मिसबिहेव करता है, मिसबिहेव का मतलब होता है जो ज़ाब्ता इखलाक है उसके ख़िलाफ़ वर्जी करता है, ठीक है। तो आप उसकी कमेंट्स, उसके बारे में जो रिपोर्ट लिखेंगे उस स्टूडेंट्स के बारे में, वो कहाँ लिखेंगे, तो उसके लिए एक रजिस्टर होता है जिसको कंडक्ट रजिस्टर कहते हैं। कंडक्ट का मतलब है तर्ज अमल, कि इस बच्चे ने इस किस्म का बिहेवियर शो किया या मिसबिहेव किया है, तो उसके तर्ज अमल यानी कि जो बिहेवियर की ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, तो वो जो भी मिसबिहेव करेगा उसके कंडक्ट रजिस्टर में लिखा जाता है। द डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज फॉर द सक्सेसफुल मैनेजमेंट। डिटर्मिन कहते हैं तखमीना लगाना, तयन करना। ये याद रखें, डिटर्मिन का मतलब होता है आपने काम अभी करना है, आप अभी सोच रहे हैं। तखमीना क्या होता है? डिटर्मिनेशन, तयन करना या तखमीना लगाना। तखमीना ये है कि अभी आपने प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया, आप क्या करें उसके बारे में सोच रहे हैं, ये एक अमल प्लानिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, कोई डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, कोई घर बनाना चाहते हैं, तो अभी आप उसके बारे में तयन करते हैं, तखमीना लगाते हैं। फ़र्ज़ करें उसके फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर का तखमीना लगाना शुरू कर देते हैं, या उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये अमल डिटरमिन करना, उसका ताल्लुक किसके साथ होता है? प्लानिंग के साथ होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटीरियल रिसोर्सेज, कि अगर एक मैं सक्सेसफुल मैनेजमेंट मुझे चाहिए, फ़र्ज़ करें मैंने इदारा बनाना है, मैं ये सोचूंगा कि भाई मुझे इस इदारे के लिए कितनी स्पेस चाहिए, कितने रूम चाहिए, ये मटेरियल रिसोर्सेज है, कितने डेस्क चाहिए, चेयर चाहिए, बाउंड्री वॉल चाहिए, वॉशरूम्स चाहिए, लाइटिंग के इक्विपमेंट्स चाहिए, पानी का सिस्टम चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्सेज में मुझे जो है वो क्लास 4 चाहिए, टीचर्स चाहिए, क्लर्क चाहिए। तो ये हमारी तयन होता है कि हम ये चीज़ें जो है हमें चाहिए होंगी। तो तखमीना लगाना, तयन करने का ताल्लुक प्लानिंग के साथ होता है। इंस्पेक्शन ऑफिसर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट पेन डाउन द पर्टिकुलर्स मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड व्यूज़। वो कौन सा रजिस्टर है जिसमें आपका कोई भी सीनियर यानी कि जिसको आप इंस्पेक्शन ऑफिसर, कोई भी ऐसा ऑफिसर जो आपको विज़िट करने का मजाज है, ठीक है, वो आपका इंस्पेक्शन ऑफिसर, उसकी वो किसी का एयू हो सकता है, किसी का डिप्टी डी हो सकता है, किसी का डीओ सेकेंडरी हो सकता है, किसी का सीईओ हो सकता है, जो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है।
तो वो आपके इदारे में जब विज़िट करते हैं तो जो उन्होंने आपके इदारे में पाया, ठीक हो गया, वो अपने तअस्सुरात लिखेंगे, चाहे वो खूबियाँ होंगी चाहे वो खामियाँ होंगी, कि उन्होंने जब अपने आपके इदारे में विज़िट किया तो कैसा पाया, क्या बिल्कुल बुरा हाल था, बहुत अच्छा था, अप्रिशिएट किया, कोई सजेशन दी, रिकमेंडेशन दी, क्या किया। तो वो जो वो लिखते हैं इंस्पेक्शन ऑफिसर, वो अपने तअस्सुरात हमेशा लॉग बुक में लिखते हैं। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे चारों रजिस्टर्स को बता रहा हूँ, आपने ज़रा नोट करना है। एक होता है एक्सेशन रजिस्टर। यूजुअली ये इंटरव्यू में बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है, और ये वो रजिस्टर है जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता, और ये वैसे इस तरह मेंशन भी नहीं, इसके बारे में यूँ सवाल भी मौजूद नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। एक्सेशन रजिस्टर जो होता है ये लाइब्रेरी में इस्तेमाल होता है। इसमें आप किताबों को एक्सेस कर सकते हैं, किताबों के कोड्स दर्ज होते हैं कि भाई ये किताब जो है ये इस चीज़ से मुतल्लिक़ है। जिस तरह भी आपने किताबों का कैटलॉग बनाया हुआ है, उसकी सॉर्टिंग की हुई है, तो वो उसी तरतीब से जो है अपनी कोडिंग के हिसाब से या टॉपिक्स के हिसाब से दर्ज होती हैं। आप उस रजिस्टर से देख लेते हैं कि भाई ये किताब जो है इसका सीरियल नंबर कौन सा है या ये कहाँ पड़ी है, तो वो एक्सेशन रजिस्टर ये लाइब्रेरी में यूज़ होता है। कंडक्ट रजिस्टर स्टूडेंट्स के बिहेवियर या मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसका रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। एग्जामिनेशन रजिस्टर जो है जब बच्चों के इम्तहानात लिए जाते हैं, ख़ासतौर पर इंटरनल एग्जामिनेशन, तो उसमें उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। जबकि लॉग बुक जो है वो आपके इंस्पेक्शन ऑफिसर अपने तसरात देने के लिए उस पर तसरात लिखते हैं। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज टाइम एंड वर्क इज़ प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड का मतलब क्या होता है? तदारुक करना, सदबाब करना, कि हम किस चीज़ के ज़रिए सदबाब कर सकते हैं वेस्टेज का। रिसोर्सेज का मुराद है हमारे पास टाइम है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास फाइनेंस है, ठीक है, अपने तमाम तर मामलात को देखने के, तो हमने हर चीज़ का एक्यूरेट यूज़ करना है। ठीक है, तो इस अमल को क्या कहते हैं? इसको बजटिंग कहते हैं। यानी कि आपके पास एक अमाउंट ऑफ टाइम है, आपने उसको सही यूटिलाइज़ करना होता है। आपके पास लोग हैं, आपने उनको सही यूटिलाइज़ करना होता है। ठीक है, अगर आप उनको तमाम तर वसाइल हैं, चाहे वो ह्यूमन मटीरियल है, फिनेंशियल रिसोर्सेज है, नॉन ह्यूमन मटीरियल है, उनका सही इस्तेमाल, यानी कि यू नो हाउ टू यूटिलाइज दैम, हाउ टू स्पेंड दैम, दिस इज़ कॉल्ड बजटिंग। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड बजटिंग। तो आप उनके वेस्टेज, यानी कि वेस्टेज का मतलब है आप उनके मिसयूज़ से या गलत इस्तेमाल से, या ऐसा ना हो कि आप उनसे फ़ायदा ही ना हासिल कर सकें, ठीक है, तो उनका बेटर यूज़ करते हैं, तो इसको बजटिंग कहा जाता है। विच रजिस्टर इज यूज टू कन्वे द आर्डर ऑफ द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब ये आम सा रजिस्टर है। किसी भी हेड ने अगर अपने आर्डर कन्वे करने हैं और वो अपने स्टाफ को कन्वे करने, ठीक हो गया, अपने स्टाफ को कन्वे करने होते हैं, तो क्या करता है वो ऑर्डर बुक में उस तहरीर को लिखता है और तमाम स्टाफ से क्या ले लेता है? साइन ले लेता है, या जिस लोगों से या जिन लोगों से मुतल्लिका होता है, वो मिसाल के तौर पर आपके स्कूल में SBA हो रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम हो रहा है, तो किसी एक टीचर को उन्होंने क्या बनाया? सुपरिटेंडेंट बना दिया, तो वो उस एक टीचर से क्या ले लेते हैं? साइन। या यूँ समझे, अगर वो तहरीर लिखते हैं कि हाँ भी फ़लाँ तरीक़ से हमारे स्कूल में जो है वो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं, तो तमाम टीचर्स ये इंफॉर्मेशन नोट कर लें और अपने बच्चों तक कन्वे कर दें, वगैरह वगैरह। फ़र्ज़ करें मैंने एक मिसाल दी, तो वो फिर तमाम लोग अपने पढ़ेंगे, उसको सिग्नेचर भी कर देंगे, तो ये आर्डर। और याद रखें, आर्डर बुक जो है ना, ये हमेशा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आती है। कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर एक हेड टीचर अपने से आला हुकाम को रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई जवाब दे रहा है, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। अगर एक हेड टीचर अपने से नीचे, यानी कि सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को, जो भी हैं उसके नीचे मताहत, उनसे बात कन्वे कर रहा है, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। लॉग बुक हम पहले कवर कर चुके हैं। कॉरस्पॉन्डेंस रजिस्टर ख़तों की किताबत का होता है, जिसमें डिस्पैचिंग और रिसीविंग मेल्स होती है। मूवमेंट रजिस्टर का तल्लुक़ ये होता है कि अगर आप दौरान ड्यूटी आपके हेड आपको, आपके क्लर्क को, या किसी टीचर को, या खुद किसी सरकारी काम के सिलसिले में दफ्तर चले जाते हैं, अकाउंट ऑफिस चले जाते हैं, मीटिंग में चले जाते हैं, तो वो फिर मूवमेंट रजिस्टर में लिख कर जाते हैं कि भाई ये इस बंदे को इस काम के सिलसिले में जो है यहाँ भेज दिया गया सरकारी काम के साथ, तो वो वहाँ पर उसकी मूवमेंट लिखी जाती है कि ये बंदा किसके हुक्म से किस काम के सिलसिले में कहाँ पे गया। फॉर हाउ मेनी कंसेक्टिव डेज एब्सेंस विदाउट लीव नेम ऑफ गर्ल्स शैल बी स्ट्रक ऑफ द रोल्स। अगर लड़कियां 10 दिन मुसलसल गैर हाज़िरी करें, 10 दिन, लड़कियों के लिए ये असूल है कि अगर लड़कियां 10 दिन मुसलसल गैर हाज़िरी करें,
तो उनका नाम जो है वो खारिज कर दिया जाता है। जबकि लड़कों के लिए ये असूल है कि अगर वो कितने दिन एब्सेंस रहे, 106 नंबर सवाल में है कि वो बगैर इतला के 6 दिन मुसलसल एब्सेंट है, यानी कि एक वीक में आ जाते हैं कि 6 दिन जो एक्टिव डेज होते हैं, तो वो फिर उनको भी आप स्ट्रक ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो लोग यूजुअली, ये वैसे रूल्स हैं, बाकी लोग स्ट्रक ऑफ नहीं करते क्योंकि आपको पता है फिर ड्रॉप आउट के इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए लोग फिर इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। सवाल नंबर 107 है, व्हेन इज स्टॉक एनुअली चेक्ड और फिजिकली वेरीफाइड। 30 जून को क्या होता है, या 30 जून तक, या 30 जून को ख़ास तौर पर आपके इदारे का जो स्टॉक है, यानी कि आपके जो स्टॉक रजिस्टर में आपके स्कूल के जितना भी स्टॉक है वो मेंशन होता है कि आपके पास 215 डेस्क हैं, आपके पास 45 चेयर्स हैं, आपको इतने वाइट बोर्ड हैं, इतने कंप्यूटर हैं, फलान जो भी चीज़ें वो आपके स्टॉक रजिस्टर में मेंशन होती हैं। इसकी बाकायदा डाटा होता है, एमईए के पास भी होता है, डिपार्टमेंट के पास भी होता है, आपके टैब में भी होता है, रिकॉर्ड में भी होता है, और विजिटर्स के पास भी होता है। तो वो बाकायदा जो भी डाटा उनके पास होता है तो वो उसको वेरीफाई करते हैं कि ऐसा तो नहीं है किसी ने बेच के खा गया हो कोई। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आपके स्कूल का रिकॉर्ड जो है, जो स्टॉक है, वो सालाना तौर पर चेक किया जाता है। लेकिन कब? 30 जून को। हाउ मच कंसेशन इन फ़ी इज़ एडमिजिबल, काबिल कबूल है, फॉर ब्रदर सिस्टर्स ऑफ स्टूडेंट इन एन इंस्टीट्यूशन अंडर सेम मैनेजमेंट। अगर एक ही मैनेजमेंट के ज़ेर साया दो भाई पढ़ रहे हो, यानी कि ब्रदर्स, बॉयज़ स्कूल है तो दो भाई एक ही स्कूल में पढ़ते, ठीक है, या दो सिस्टर्स एक ही स्कूल में पढ़ती, ठीक है, तो क्या होगा, तो दोनों की फ़ीस हाफ हाफ होगी। ठीक है, मतलब वो भी आधी, यानी कि एक बंदे की फ़ीस ली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा देगा एक बंदा नहीं देगा, लेकिन हाफ हाफ होने से ये है कि दोनों देंगे लेकिन हाफ हाफ देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह ये उनको एक रियायत दी गई है, कंसेशन दी गई है कि अगर दो बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी फ़ी जो है वो, जिसको हम FTF फंड या फ़रोग़ तालीम फ़ंड जो बच्चों से हम लेते हैं वो FTF कहलाता है, फ़रोग़ तालीम फ़ंड कहलाता है। व्हाट इज़ द माइनर पेनल्टी इन E&D रूल्स। लास्ट लेक्चर में हमने E&D रूल्स को पढ़ा था, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। तो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स में मुख्तलिफ़ किस्म के कवायद व ज़वाबित हैं, और डिफरेंट किस्म की वायलेशंस की सूरत में, खिलाफ वर्जी की सूरत में बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ हैं, जिनमें एक माइनर पेनल्टीज़ आ जाती हैं, छोटी सज़ाएँ हैं, एक मेजर पेनल्टीज़, और एक पेनल्टीज़ आफ्टर द रिटायरमेंट भी हैं। तो माइनर पेनल्टीज़ में क्या क्या चीज़ शामिल है, उसमें सेंश्योर, यानी कि आपकी सरजनिश कर दी जाती है, आपको दफ्तर में बुलाया गया, आपको 2-4 दिन क्लास ले ली गई, 2-4 बातें सुना दी गई, वार्निंग दे दी गई, इसको सेंश्योर कहते हैं। विदाउट प्रमोशन ऑफ इंक्रीमेंट्स, इंक्रीमेंट्स की प्रमोशन या इंक्रीमेंट्स को रोक देना उसमें शामिल होता है। स्टॉपेज ऑफ एफिशिएंसी बार, इसका तल्लुक जो है वो स्केल्स के साथ होता है कि वो आपको मज़ीद स्केल्स जो है वो नहीं अवार्ड किए जाते। ठीक है, तो इनकी मुद्दत भी होती है, ये मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे कम भी हो सकते हैं। तो ये तमाम तर सज़ाएँ जो है वो माइनर पेनल्टीज़ में शामिल होती है। नीचे 110 सवाल लिखा है, व्हाट आर द मेजर पेनल्टीज़। मेजर पेनल्टीज़ एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल के अकॉर्डिंग मेजर पेनल्टीज़, जिसको हम PDACT कहते हैं। तो अगर मेजर पेनल्टी, जिस फॉर एग्जांपल किसने बहुत बड़ा स्कैम किया है, बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, बहुत ज़्यादा कोई रिश्वत ले ली है, या इस किस्म के कोई मामलात में गबन किया है, या हेरा फेरी किया है, जो भी बहुत सारे मामलात होते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है, रिडक्शन टू द लोअर ग्रेड एंड रिकवरी ऑफ द लॉस, कि जितना नुकसान किया है उसको रिकवर करेगा, और रिडक्शन टू द लोअर ग्रेड हो जाएगा, लेकिन जस्ट सपोज उसका ग्रेड अगर 18 है तो वो 17 पे चला जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी। कंपल्सरी रिटायरमेंट भी हो सकती है, यानी कि उसको जबरी तौर पर रिटायर किया जा सकता है। इस तरह रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस भी किया जा सकता है, बिल्कुल डिसमिस कर देना, उसको जॉब से निकाल देना। तो ये बड़ी सज़ाएँ हैं, ये आपको नेचर से ही बता रही है कि हम बहुत बड़ी और गहरी सज़ाएँ हैं। ठीक है, तो ये तीनों सज़ाएँ जो हैं वो मेजर पेनल्टी में आ जाती है। कैजुअल लीव्स पर एनम कहते हैं सालाना जो कैजुअल लीव्स है, जिनको सी लीव्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये हर मुलाजिम को 25 छुट्टियां अनायत की जाती हैं। ठीक है, जो याद रखें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपने अवेल करनी होती हैं। अगर आपने एक साल में फ़र्ज़ करें ये दिसंबर का महीना लग गया, अगर किसी ने 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक बिल फ़र्ज़ 18 छुट्टियाँ अवेल की, तो 1 जनवरी को उसकी
पिछली छुट्टियां वो फिर अवेल नहीं कर सकता, 7 वो ख़त्म हो गई, फिर उसका नया सी लीव का अकाउंट ओपन हो जाएगा और उसको नई 25 छुट्टियां दे दी जाएंगी। तो ये कभी भी इनमें कंटिन्यूटी नहीं होती कि अगर बच जाएंगी तो आपको आगे काम आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। जितनी आपने इस साल में अवेल कर ली, जो बच गई वो आपके किसी काम की नहीं। मैक्सिमम लीव्स सैंक्शन एट अ टाइम अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, ये सी लीव्स के बारे में कि अमूमी हालात में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 छुट्टियां ले सकते हैं। ठीक है जी, आपके डिपेंड करता है आपकी अथॉरिटी पर, ठीक है, कि वो आपकी नेचर ऑफ मजबूरी जो भी हो सकती है उस हिसाब से जो है वो आपको ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, मामूल के हालात में 10 छुट्टियां आपको दे सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कैजुअल लीव्स सैंक्शन एट अ टाइम अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मजबूरी है तो फिर आप एट वंस 15 भी ले सकते हैं। यानी कि वैसे तो आप देखें आपको शायद एक छुट्टी भी मुश्किल से मिलती हो, आप महीने में 2 छुट्टियां शायद आपको रो के भी मिलती हो, ठीक है, क्योंकि मजबूर। देखिए एक मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे एडवाइस मेरी सुन लें सारे। हम जब भी टीचर हेड बनते हैं ना तो हमारा अचानक से मिजाज बदल जाता है और हम लोगों की ज़रूरियात को समझना भी बंद कर देते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको भी ओहदे दे और आपको भी हेड बनाए, तो काइंडली इंसानी ज़रूरियात को कंसीडर किया करें। जब आप अभी जब सर्विस कर रहे हैं ना, हो सकता है आप शादीशुदा ही ना हो सकता है आपके छोटे बच्चे हो सकता है आपका घर स्कूल के करीब हो सकता है आपके मामलात इतने डिस्पर्स ना हो। ये मेरी छोटी सी एडवाइस सुन लें। देखिए जो बंदा उम्र के बड़े हिस्से में रह रहा होता है ना, एक चीज़ याद रखना सारे, कि जितना बड़ा होता है ना उसकी मजबूरियाँ और मसाइल भी उतने बड़े होते हैं। उसके लोगों के साथ ताल्लुक़ इतने हो सकते हैं ज़्यादा बिगड़े हुए, उसको मुआशी मसाइल का ज़्यादा सामना होगा, उसके बच्चे बड़े होंगे, उसके हो सकता है घर में कोई और बीमारियाँ हो सकती हैं और परेशानियाँ भी हो सकती हैं। तो ये मेरी एक दर्दमंदाना अपील है, और ख़ास तौर पर फीमेल से। मुझे बहुत सारे केसेस मिलते हैं अराउंड द पंजाब कि प्राइमरी स्कूल के हेड टीचर से लेकर एलिमेंट्री स्कूल के हेड टीचर से लेकर और हायर सेकेंडरी स्कूल के बड़े बड़े 18 स्केल के लोग भी करते हैं ये मामला। ठीक हो गया, 17 स्कूल के भी करते हैं, क्या कि वो लोगों की मजबूरियों को समझना छोड़ देते हैं। तो काइंडली इंसानियत को हर चीज़ के टॉप पे रखा करें, लोगों को एक एम्पैथिक वे में समझने की कोशिश भी किया करें जी। अपने आप के साथ ना एक ये चीज़ आज से एसोसिएट करें। जब भी हम कोई बॉस बनते हैं, जब भी हम कोई बड़े स्केल लग जाए ना, एक जिम्मेदारी है, इसमें हमें कोई पर नहीं लग जाते। सो वी हैव टू बी डाउन द ग्राउंड, और हमें चीज़ों को बड़े पोलाइट वे में समझना पड़ता है, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा एक पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। आइडियल सिचुएशन में जब भी कभी आप जाएंगे आप डिस्टर्ब होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हमेशा हेड होता है। तो कभी भी आइडियलाइज सिचुएशन को ना करें, सिस्टम में अकोमोडेट करना सीखें। ये मेरी बहुत अहम एडवाइस है, अल्लाह करे आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। ज़्यादा एफिशिएंट बनने की नहीं ज़रूरत होती आपको, यू हैव टू बी इन द रूल्स और दैट्स इट, बस। तो ये छुट्टियाँ मुट्टियाँ दे देना जो कि बड़ी बात नहीं होती। अर्नड लीव्स दैट अ सिविल सर्वेंट इन अ वोकेशनल डिपार्टमेंट कैन अवेल पर मंथ। अर्नड लीव याद रखें, हमारा जो सर्विस होती है उसमें हमारा एक लीव अकाउंट होता है जिसको अर्नड लीव अकाउंट कहते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारा लीव अकाउंट बनता है। अब जो लीव अकाउंट बनता है उसके कवायद ज़वाबित ये है कि ये छुट्टियाँ मेरी पूरी सर्विस में इकट्ठी होती रहती हैं, और 1 साल के बराबर छुट्टियाँ हमारी सर्विस के एंड पर इकट्ठी हो चुकी होती। जो हमारा लीव अकाउंट है उसमें 365 छुट्टियाँ इकट्ठी हो जाती हैं जब हम पूरी सर्विस कर लेते हैं। इससे बढ़ भी सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपका ताल्लुक जो है वेकेशन डिपार्टमेंट के साथ है या नॉन वेकेशन। अब वेकेशन और नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट से क्या मुराद है? वेकेशन कहते हैं छुट्टियाँ को, और नॉन वेकेशन कहते हैं जिसे छुट्टियाँ ना हो। वेकेशन डिपार्टमेंट विद इन दैट स्कूल एक ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मुलाजमीन, वेकेशन डिपार्टमेंट ऐसे मुलाजमीन को कहते हैं जिनको गर्मियों की छुट्टियाँ हो या सर्दियों की छुट्टियाँ हो तो वो घर बैठ जाते हैं, वो छुट्टियों पे होते हैं, उनका इदारे में विज़िट करना, उनका जाना पढ़ाना कोई लेना देना नहीं होता। जबकि नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल बंद भी हो जाए तब भी वो उनकी हाज़िरी लाजमी होती है। अब वेकेशन डिपार्टमेंट में सारे टीचर्स आ जाते हैं, जिसमें आपके प्राइमरी टीचर्स हैं, आपके एलिमेंट्री टीचर्स हैं, सेकेंडरी टीचर्स, ये सारे वेकेशन डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। लेकिन नॉन वेकेशन में आपके क्लास 4 आ जाते हैं, वो उनको छुट्टियाँ नहीं होती। आपका क्लर्क आ जाएगा, वो हाजिर रहेगा,
आपकी हेड आ जाएंगी, वो भी हाजिर रहेंगी। तो अगर याद रखें, अगर आपका ताल्लुक वेकेशन डिपार्टमेंट के साथ है, जो कि वेकेशन डिपार्टमेंट जिसमें टीचर शामिल होते हैं, उनको तो छुट्टियां होती हैं, तो लिहाजा उनको पर मंथ अर्नड लीव जो है वो एक मिलती है। जबकि अगर नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट हो तो नीचे लिखा हुआ, यानी कि आपके क्लर्क, हेड टीचर, क्लास 4, उनको जो अर्न लीव होती है वो पर मंथ कितनी मिलती है? 4 मिलती है। अर्न लीव्स दैट अ सिविल सर्वेंट इन अ नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट कैन अवेल पर मंथ, वो 4 होती है। तो ये हमने पढ़ा 115 नंबर सवाल कि अर्न लीव्स दैट अ सिविल सर्वेंट इन नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट कैन अवेल पर मंथ, वो कितनी होती है? वो 4 होती है। अच्छा, नीचे सवाल आ कि हु बिलोंग्स टू वेकेशन डिपार्टमेंट। वेकेशन डिपार्टमेंट से ये मुराद है वो मुलाजिम जो आपका छुट्टियों पर होगा। तो इसका मतलब है तीनों बाकी नॉन वेकेशन है। आपको ये इंटरव्यू के वाले से भी ये सवाल क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉन वेकेशन में आपका हेड आ जाता है, क्लर्क आ जाता है, क्लास 4 आ जाता है, जबकि टीचर्स का ताल्लुक जो है वो वेकेशन डिपार्टमेंट के साथ होता है। द अर्नड लीव अकाउंट ऑफ गजटेड सर्वेंट्स इज मेंटेन्ड बाई। अब देखें, जो गजटेड सर्वेंट्स होते हैं ना, उनका जो लीव अकाउंट होता है वो गजटेड सर्वेंट से मुराद ये 16 स्केल एंड अबव। तो उनके जितने भी मामलात होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर मेंटेन करते हैं, यानी कि आपका अकाउंट ऑफिस जो है वो मेंटेन करता है 16 स्केल और उससे जो अबव होते हैं। लेकिन जो 15 स्केल तक होते हैं, अर्नड लीव्स ऑफ नॉन गजटेड ऑफिसर्स, नॉन गजटेड वो होते हैं जो 1 स्केल से 15 स्केल तक होते हैं, तो उनका रिकॉर्ड जो है वो सर्विस बुक में रखा जाता है। सर्विस बुक आपकी वो बुक होती है जिसमें हर मुलाजिम का सर्विस का रिकॉर्ड मेंशन होता है कि आप कब अपॉइंट हुए, आपकी प्रमोशन कब हुई, इंक्रीमेंट्स कितने लगे, जो जो आपके जॉब के साथ साथ आपकी कोई तबादला हो गया, जो भी कुछ हो गया, ठीक है, वो आपके सर्विस बुक में लिखा जाता है। तो वो आपकी 1 to 15 तक जो है वो सर्विस बुक में मेंटेन किया जाता है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। अब देखें, यहाँ पे 3 किस्म के लीव्स आएंगी। ये तीनों किस्म की स्टेटमेंट्स में आपने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, ये खुद से डिफ्रेंशिएट करना है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे, पहली बात है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल छुट्टी लेना चाहते हैं तो दैट विल बी 120 डेज, ठीक हो गया। लेकिन नीचे वाली स्टेटमेंट क्या है? द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे दैट कैन बी ग्रांटेड एट वन टाइम विद मेडिकल सर्टिफिकेट, वो 180 दिन होती है। यानी कि देखें, आपको जितनी भी छुट्टियां हैं ना, वो मेडिकल लीव की वो अर्न लीव अकाउंट से दी जाती है, वो जो 365 छुट्टियां होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आप विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको 120 मिलेंगी, लेकिन विद मेडिकल सर्टिफिकेट एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले सकते हैं? वो 180 ले सकते हैं। और ये 180 फिर 2 बार ले सकते हैं, यानी कि 365 यानी कि डेज टोटली बन जाएंगे, मिन जुमला वो 1 साल के बराबर बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम विद मेडिकल सर्टिफिकेट आप 180 डेज की ले सकते हैं। द लीव दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, वो छुट्टी जिसको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, यानी कि वो खालिस्तान तिब्बी बुनियाद पर जो छुट्टी की जाती है, जिसमें आपको खुदा न खास्ता या किसी मुलाजिम को कोई ना कोई मेडिकल इशू हो जाता है, ठीक है, तो वो फिर आपका एक मेडिकल एनालिसिस होगा, एक बोर्ड बैठेगा, आपकी रिपोर्ट होगी, और एमएस जो होगा हॉस्पिटल का, आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होगा, वो उस रिपोर्ट को वेरीफाई करेगा कि यस दैट इशू वाज फाइंड इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट या सर्वेंट। तो उस बुनियाद पर वो रिकमेंड करके देगा कि इसको इतनी छुट्टियाँ चाहिए, तो वो फिर छुट्टियाँ आपको मिलेगी, उससे आपको कोई रोक नहीं सकता। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव विदाउट पे, लीव विदाउट पे जो है आपको सबसे ज़्यादा विदाउट पे के बगैर ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी छुट्टी ले सकते हैं? दैट इज़ 5 ईयर्स। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, इसको LPR भी कहा जाता है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। LPR क्या होता है? लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट वो होता है कि जब आपका अर्नड लीव अकाउंट मैनेज होता है, जिसमें ऊपर मैं बयान कर चुका हूँ कि जो सरकारी डिपार्टमेंट जो भी मुलाजमीन हैं, उनमें से जो वकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं उनको महीने में 1, नॉन वेकेशन के 4, तो सब की पूरी सर्विस में जो छुट्टियाँ होती हैं ना, वो आखिर पर उनको 365 छुट्टियों का रिवार्ड दिया जाता है जब आप रिटायर होने के करीब होते हैं। तो उनके पास फिर 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। उनमें से पहला ऑप्शन ये होता है कि वो LPR ले रहे। अब चूँकि ये लीव अकाउंट से ली जा रही होती है छुट्टियाँ,
तो लीव अकाउंट बनता ही 365 दिनों का है, तो इसलिए LPR भी 365 दिन को बनती है। तो जब मुलाजिम सर्विस कर लेता है तो उसके अर्नड लीव अकाउंट में, जो लीव अकाउंट था उसको, उसमें 365 छुट्टियाँ होती हैं। अब उन्हीं 365 छुट्टियों के उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो LPR ले ले तो कि वो लीव अकाउंट से तो वो 365 ही बने, ठीक है, या फिर लीव इनकैशमेंट ले ले। LPR से मुराद ये है कि आप क्या करते हैं, रिटायरमेंट से 1 साल पहले आप घर बैठ जाते हैं, आपको हर चीज़ मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी सिवाय कन्वेंस अलाउंस के, सारा कुछ मिलेगा। आप वो वाला साल भी पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपकी छुट्टियाँ चूँकि वो अर्नड लीव है, उसके आपके पैसे मिलने होते हैं, वो आपका इस्तेहकाक होता है, वो ज़ाया नहीं होती। तो फिर आप उसकी नीचे सवाल लिखा हुआ है 124 नंबर सवाल, द सैलरी इज़ गिवन एज अ लीव इन कैशमेंट फॉर। तो चूँकि ये भी लीव अकाउंट में से ऑप्शन आपने लेना होता है, तो वो भी 365 दिन की फिर आप सैलरी ले लेते हैं उसकी। तो ये आपके पास रिटायरमेंट के करीब दो ऑप्शन होते हैं, LPR पर चले जाएं, आखिरी साल घर बैठ जाएं, पूरी तनख्वाह ले लें, या आखिरी साल पढ़ा के एक मजीद GR की तनख्वाह लें। तो चूँकि दोनों जो है ये अर्न लीव अकाउंट से मिलते हैं, ठीक है, इसलिए वो 365 डेज के होते हैं। अच्छा, ऊपर लिखा है द कंडीशंस फॉर लीव इनकैशमेंट। अब लीव इनकैशमेंट कब मिलेगी? लीव इनकैशमेंट तभी मिलती है जब आप 30 साल की सर्विस पूरी करेंगे, क्योंकि 30 साल की सर्विस पूरी करेंगे तो तब भी आपके लीव इनकैशमेंट में कितने छुट्टियाँ, 1 साल के बराबर छुट्टियाँ इकट्ठी होंगी, क्योंकि ये 365 दिन की होती। और लीव इनकैशमेंट देखें, अगर आप लीव इनकैशमेंट लेनी है तो इसी का ही मुतबादल होती है लीव प्रॉपर्टी टू रिटायरमेंट, तो इसको सरेंडर करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें शराइत आपको पूरी करने पड़ेंगी कि 30 ईयर सर्विस भी पूरी करनी पड़ेगी, और चूँकि LPR इसी का ही मुतबादल होती है लीव इनकैशमेंट का, तो उसको सरेंडर करके आप लीव इनकैशमेंट देंगे। आप कहेंगे कि भाई मैं LPR नहीं लेता, मैं घर नहीं बैठती, मैं पढ़ाऊँगी, मैं 1 साल की इजाफी तनख्वाह लूँगी, तो वो आप इसको सरेंडर करेंगे तभी आप लीव इनकैशमेंट लेंगे। तो ये बोथ आ जाता है सी जवाब। द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव कब ली जाती है? जब बच्चे की पैदाइश होती है, ठीक है, तो ये 90 डेज़ की छुट्टी होती है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है मैटरनिटी लीव कैन बी अवेल्ड बाय लेडीज़ इन नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट। अब नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट से मुराद ये है कि जिनको छुट्टियां नहीं होती, यानी कि क्लास 4, हेड टीचर और क्लर्क, तो अगर नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में है ना, इनको जस्ट 3 टाइम्स मैटरनिटी लीव मिल सकती है। ठीक हो गया। अगर आप हेड हैं, आप क्लर्क हैं, आप जो है क्लास 4 है कोई, तो वो 3 टाइम जो है वो मैटरनिटी लीव, यानी कि एक दफ़ा 90 डेज़, दूसरी दफ़ा 90 डेज़, तीसरी दफ़ा 90 डेज़, बस 3 टाइम ले। लेकिन क्योंकि उनकी जिम्मेदारियों की नोयत इस किस्म की है कि उनको इदारा अलाउ नहीं करता कि भाई वो जो है वो मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं। लेकिन अगर आप वेकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा है, हाउ मेनी टाइम्स मैटरनिटी लीव कैन बी अवेल्ड बाय द फीमेल सर्वेंट इन द वेकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स शामिल। अब चूँकि वेकेशन डिपार्टमेंट मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होता, ठीक है, तो उनको जितनी दफ़ा भी ज़रूरत हो वो उनको मिल सकती है, चाहे 5 दफ़ा ज़रूरत हो, चाहे 8 दफ़ा ज़रूरत हो, 6 दफ़ा ज़रूरत हो, 4 दफ़ा ज़रूरत हो, यानी कि उनकी कोई भी लिमिट नहीं है, एट ऑल टाइम्स व्हेन नीडेड। तो ये आपने याद रखना है कि जो वेकेशन डिपार्टमेंट है, यानी कि टीचर्स जो होंगे, उनको अगर मैटरनिटी लीव की ज़रूरत है तो दैट विल बी अनलिमिटेड टाइम्स। द पीरियड ऑफ स्टडी लीव फॉर द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट यानी कि PhD की डिग्री के लिए जो है वो आपको जो छुट्टी मिलती है वो उसका ड्यूरेशन जो है वो 4 ईयर्स होता है। द बजट इन विच ग्रांट्स फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन आर डिमांडेड डेवलपमेंटल बजट कहलाता है, जिसमें आप कोई नई तामीराती काम करना चाहते हैं तो नाम से ही जाहिर है डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंटल बजट। 131 सवाल नंबर है द बजट इन विच सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ आर डिमांडेड। इसी को हम नॉन डेवलपमेंटल बजट कहते हैं। ये सवाल पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा पहला पोर्शन है। नॉन डेवलपमेंट बजट का ताल्लुक जो है वो किसके साथ होता है? दीगर एक्सपेंसेस के साथ होता है, सैलरीज के साथ होता है। हाँ जी, सवाल नंबर 132 है द सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से स्कूल फंड ले सकता है। तो वो गवर्नमेंट ग्रांट्स आती हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट, जिस तरह NSB आपका आ जाता है, नॉन सैलरी बजट, डिफरेंट फंड्स आ जाते हैं, डोनेशंस आ जाती हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो काबिल कबूल है सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से। उसके बाद है जी फंड्स ऑफ स्कूल आर रिसीव्ड फ्राम।
हाँ जी, यहाँ पे फंड्स ऑफ स्कूल जो है इससे मुराद चंद स्पेसिफिक, जिसमें हमारा साइंस फंड होता है या बाकी कुछ और फंड्स होते हैं जिसको हम एफटीएफ के मद में लेते हैं, तो इससे ये मुराद है। ठीक है, तो ये जो फंड हम लेते हैं ये हम स्टूडेंट से लेते हैं, यानी कि ये चंद जिस तरह हिलाल अमर फंड होता है, साइंस फंड होता है और बाकी इस किस्म के जो एफटीएफ के मद में हम लेते हैं, उनमें कुछ फंड्स की रकम हम ले रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप एफटीएफ जो है उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन लें तो उसमें भी फर्दर डिवीजन होती है कि कितने परसेंट जो है वो किस फंड के मद में आपने स्टूडेंट से लिया होता है। ठीक है, तो वो फिर उनको लेकिन ये बाद औक़ात फिर हम एफटीएफ लगाते भी स्टूडेंट्स पर ही है। तो ये नीचे लिखा हुआ है द यूज़ ऑफ फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स, वो हम लगाते भी फिर वो तमाम तर फंड जो है वो स्पेंड भी किस पर किए जाते हैं, वो स्टूडेंट्स पर ही स्पेंड किया जाए, स्पेंड ऑन स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन। वो उसकी इस्तेमाल करके हम इदारे का कोई ना कोई काम करेंगे या स्टूडेंट्स के जो है वो फलाह बहबूद के लिए कोई ना कोई काम करेंगे। ट्यूशन फ़ी इज़ रिसीव्ड फ्राम, ट्यूशन फ़ी, ये जो एफटीएफ फंड होता है ये ट्यूशन फ़ी नहीं होती। आप देखें कभी आपने यूनिवर्सिटी की फ़ी दी हो, कभी उसका आपके पास वो चालान फॉर्म हो या कोई सेमेस्टर फ़ी दी हो या इस किस्म, तो उसमें ना ट्यूशन फ़ी अलग से लिखी होती है। वो ट्यूशन यानी कि जो मेन बड़ी फ़ीस होती है, फ़र्ज़ करें अगर यूनिवर्सिटी की फ़ीस 40,000 रुपये है तो हो सकता है उसमें 36,000 या 32,000 रुपये सिर्फ ट्यूशन फीस हो, बाकी डिफरेंट लाइब्रेरी हो गई, दूसरे रिसोर्सेज हो गए, वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गई, इस किस्म के माध्यम में बाकी छोटे मोटे खर्चात ले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मकदार होती है वो ट्यूशन फ़ी होती है और वो ट्यूशन फ़ीस स्कूल में रिसीव नहीं की जाती किसी भी सतह पर। द शेयर ऑफ साइंस फंड इन द यूनियन फंड एट एलिमेंट्री लेवल, एलिमेंट्री लेवल में जो हम बच्चों से फ़ंड लेते हैं उसमें जो साइंस फंड जो है वो उस फंड का कितने परसेंट होता है, 25% होता है। जी आपने याद करना है। Money received and disbursed is written in कैश बुक, कैश बुक में आप जितनी भी अखराजात होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, दर्ज कर लेते हैं, तो वो सारी की सारी, हाँ अगर सैलरी की बात हो गई तो वो आपका एक्विटेंस रोल होता है। याद रखिए, आपने यहाँ पे फ़र्क कायम रखना है कि सैलरी की डिस्बर्समेंट जो है, देखिए मनी आपने रिसीव की या डिस्पर्स की, यानी कि आपके कोई ना कोई फंड्स आए, एनएसबी आया, ग्रांट्स आई, वो आपने फिर कहीं ना कहीं सर्व किए, डिस्पर्स किए, लगाए, डेवलपमेंटल काम किया, तो वो आपको कैश बुक में मेंटेन करेंगे। लेकिन सैलरीज अगर आपने डिस्पर्स की है तो सैलरीज के लिए जो उसकी डिस्पर्समेंट होती है उसका तल्लुक जो है वो एक्विटेंस रोल के साथ होता है, रजिस्टर कब्जुल वसूल के साथ होता है। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी कंपैरेटिवली इनको डिस्क्रिमिनेट किया करें, यहीं पे फिर आप कन्फ्यूजन हो जाती है। द लीस्ट डिस्टेंस फॉर विच ट्रैवलिंग अलाउंस कैन बी अवेल्ड, ट्रैवलिंग अलाउंस जिसको आप टीए कहते हैं, तो टीए उसको मिलता है जो कम से कम अपने स्टेशन से या अपने घर से 16 किलोमीटर का फासला तय करके जाए। ठीक है, तो 16 किलोमीटर का कम से कम फासला बनता हो तो तब वो ट्रैवलिंग अलाउंस को क्लेम कर सकता है। स्कूल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद, स्कूल मैनेजमेंट का ताल्लुक किसके साथ होता है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि जो आपको वसाइल दिए कि उनका अच्छे इस्तेमाल करें। इफेक्टिव एजुकेशनल इन्वायरमेंट, बड़ी पुरअसर किस्म की तालीमी माहौल बनाए, या अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, अपने तालीमी अहदाफ को जो हासिल करें, तो ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये स्कूल मैनेजमेंट सबको ऑल ऑफ दीज अचीव करती है। विच इज़ नॉट द बेसिक एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के आपने डिफरेंट फंक्शन पढ़े हैं। ठीक है, पोस्ट कार्ड पढ़े हैं, पीओसीसी पढ़ा है, कहीं पे भी आपने काउंसलिंग नहीं पढ़ा। ठीक है, तो काउंसलिंग उसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं होता। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होता है, जो लोग मिलजुल कर रहते हैं, ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिव पीपल या सेम गोल, यानी कि वो कम्युनिटी क्या होती है, एक ऐसा मुआशरा जिसकी नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, ट्रेडिशन, आदाब सेम हो। ठीक है, वो एक कम्युनिटी कहलाती है। तो ये सारी डेफिनेशंस किसी न किसी मद में पूरी उतरती। हु मैनेजेस द एलिमेंट्री स्कूल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एलिमेंट्री स्कूल को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन जो मैनेज करता है, तो दैट इज़ डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, ये एलिमेंट्री मेल भी हो सकता है और फीमेल के लिए फ़ीमेल भी होता है। ठीक है, तो ये मेल के लिए अलग होता है और फीमेल के लिए अलग होता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ वर इस्टेब्लिश, इसको एसएमसी भी कहा जाता है। ये सवाल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, एसएमसी से क्या मुराद है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी उनको कायम किया था कब, ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए, बच्चों को, बच्चों के वालिदैन को स्कूल की डेवलपमेंट में शेयर होल्डर के तौर पर, स्टेक होल्डर के तौर पर शामिल करने के लिए ये 1994 में कायम की गई थी। जिनको याद रखें सन 2000 में
इस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को रीनेम किया गया था स्कूल काउंसिल के हवाले से। इसको दूसरा नाम दिया गया था स्कूल काउंसिल। जिस तरह स्कूल काउंसिल तमाम स्कूलों में पेरेंट्स मेंबर्स चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स मेंबर होते हैं। हेड जो होता है टीचर वो उसका जो है चेयरपर्सन होता है, और एक सीनियर मेंबर होता है, एक दो जो है स्टाफ मेंबर्स होते हैं टीचर्स में से, ठीक है। तो सारे मिलके एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, या आजकल उसको हम स्कूल काउंसिल कहते हैं, वो तश्कील करते हैं। द फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अब ये क्या काम करती है, ठीक है। ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि भाई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या स्कूल काउंसिल क्या काम करती है। प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम फेस बाय द स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स, टू डेवलप रैपड कहते हैं तल्लुक बिटवीन टीचर्स एंड द पेरेंट्स, क्योंकि ये इसका तल्लुक की कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। इसके साथ इसके और भी फंक्शन है कि आप इसका को सिग्नेटरी अकाउंट खुलवाते हैं, उनके अप्रूवल से, उनकी मुशावरत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, उनकी मीटिंग्स बुलाते हैं, उनके रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उनका अप्रूवल और रजामंदी लेते हैं, एग्रीमेंट लेते हैं, ठीक है। तो बाकी भी काम इनके हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वाज रीनेम्ड इन 2000। अच्छा 2000 भी आपने याद करना है, कब की गई थी? 2000 में इसको दोबारा नाम जो है तब्दील किया गया था, कैसे? स्कूल काउंसिल के नाम। तो ये 1994 में एसएमसी थी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसको बाद में क्या किया गया? स्कूल काउंसिल। द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर क्लासरूम इन एलिमेंट्री स्कूल लेवल। अब देखें एलिमेंट्री स्कूल लेवल पर जो है ना, हर बच्चे यानी कि आपका जो एलिमेंट्री स्कूल है उसमें एज़ पर लॉ ये दर्ज है कि हर बच्चे का 0.60 मीटर स्क्वायर एक बच्चे के हिस्से में आना चाहिए। यानी कि स्कूल में इतनी स्पेस हो कि वो जो बच्चे बैठे तो वो साफ जरा उसने बस्ता भी रखना है, उसने ईजी होकर भी बैठना है, उसका कोई टास्क भी होगा, रजिस्टर भी खोलेगा, जो भी है। तो उसके लिए एलिमेंट्री लेवल पर जो है वो रिकमेंडेड क्या है? 6.60 मीटर स्क्वायर की स्पेस जो है पर स्टूडेंट होनी चाहिए। नीचे लिखा हुआ द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर क्लासरूम इन सेकेंडरी स्कूल लेवल। सेकेंडरी स्कूल यानी कि आपका जो हाई स्कूल होता है जिसमें 10वीं तक क्लासेस होती है, तो उसमें पर स्टूडेंट क्लास जो स्पेस होनी चाहिए वो 1 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि दाएं बाएं आगे पीछे 1 मीटर स्क्वायर वो उसके पास स्पेस होनी चाहिए। लेकिन ये आपको पता है इतनी तो हमारी क्लासेस बड़ी भी नहीं है, इस तरह तो हमारी जितनी क्लासेस की डिमेंशन है तो 5 7 10 बच्चे आएंगे। लेकिन आपको पता है रूल्स कुछ और है और ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है। लेकिन आपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, यानी कि थ्योरेटिकली पेपर के हिसाब से। साथ में लिखा हुआ है अगर आपका हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये मैंने साथ इजाफतन लिखा हुआ है, ये आपको पेन के साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ये हैंड राइटिंग। अगर हायर सेकेंडरी साफ ज़रा जिस तरह बच्चे बड़े होते जाएंगे उनकी फिजिकल ग्रोथ होगी तो उनकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स बढ़ जाएंगी। तो अगर हायर सेकेंडरी स्कूल है तो उसमें पर बच्चा जो है वो 1.2 मीटर स्क्वायर की स्पेस होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन पाकिस्तान जो है वो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर है। दोबारा लफ्ज़ आ गया है, ये पहले लफ्ज़ आया डिटर्मिनेशन, तखमीना लगाना, अंदाज़ा लगाना, तयन करना ऑफ ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेज फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट हमने पहले इसको किया, प्लानिंग कहलाती। तयन करना, अंदाज़ा लगाना, आप फोरसी कर रहे होते हैं, इंसाइट कर, थिंकिंग, पहले मनसूबा साजी। द एलिमेंट दैट रेगुलेट्स द मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि हर किसी को उसके डेडिकेटेड जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके अंदर रहते हुए उससे काम लेना, दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग, रेगुलेट करना। द एलिमेंट दैट रेगुलेट्स द मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ वो क्या होती है? कंट्रोलिंग कहलाती है। कंट्रोलिंग से मुराद ये होता है कि वन इज़ बाउंड टू पे सर्विसेज विद इन द गिवन जॉब डिस्क्रिप्शन, जो उसकी जॉब ड्यूटीज़ हैं उसके अंदर रहते हुए उससे काम लेना, दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। द प्रोसेस अंडरटेकन टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स टू अचीव द रिजल्ट्स इज नोन एज। याद रखें ऑब्जेक्टिव्स का तयन आपकी कौन करती है? एडमिनिस्ट्रेशन करती है। पॉलिसी मेकिंग कौन करती है? एडमिनिस्ट्रेशन करती है। डिसीजन मेकिंग कौन करती है? एडमिनिस्ट्रेशन करती है। आपको स्टाफ मुहैया कौन करती है? रिसोर्सेज कौन देती है? एडमिनिस्ट्रेशन करती है। आपको फाइनेंस और फंडिंग कौन देती है? एडमिनिस्ट्रेशन देती है। अब मैनेजमेंट ने उन तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाकर वो अहदाफ हासिल करके देने होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जिनका तयन किया होता। तो दोबारा इसको पढ़े कि जब भी डूइंग फंक्शन होता है एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा थिंकिंग डिसाइडिंग फंक्शन परफॉर्म करती है, पॉलिसी मेकिंग करती है, जबकि मैनेजमेंट हमेशा डूइंग फंक्शन करती है, अचीव करके देती है वो रिजल्ट्स, वो गोल जो एडमिनिस्ट्रेशन ने तयन किए हुए। द प्रोसेस अंडरटेकन
टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स, कि दूसरों की एक्टिविटीज़ से काम लेना है आपने, उनसे मिला के एक हारमोनियस रिलेशनशिप कायम करना है, सबको यूज़ करना है। टू अचीव द रिजल्ट्स, तो ये रिजल्ट्स आपको आपके हेड टीचर ने लेके देने होते, वो एक स्कूल की सतह पर मैनेजर होता है, उसको आपने रिसोर्सेज दे दिए, तो ये कौन करेगी, ये रिजल्ट्स अचीव करके कौन दे देगी, वो आपको मैनेजमेंट करके देगी। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आपने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी है, POCCC पढ़ी है, पोस्ट डील पढ़ी है वगैरह वगैरह, या पोस्ट कॉर्प पढ़ी है, ठीक है, तो पहले पहले प्लानिंग आता है, सबसे पहले आप मनसूबासाजी करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंसी एंड गेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड विद एंड थ्रू अदर पीपल इज कॉल्ड। अब देखें, काम अपने काम लेने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन हायर करती है थ्रू अदर पीपल, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, उसने दूसरे लोगों को, यानी कि जिसको मैनेजमेंट कहेंगे, उसको काम पे रखा होता है कि वो आपको अपने काम करके देंगे। तो वो किसने आपको रखा होता है, वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने रखा होता है। तो दोबारा पढ़े, द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली गेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड विद एंड थ्रू अदर पीपल, कि किसी और से आपने काम लेना है, वो काम कौन लेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन लेती होती, मैनेजमेंट के जरिए उनको हायर करती है, उनके हवाले रिसोर्सेज करती है और उनसे काम लेती है। द लास्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में जब आप, ये सवाल पहले भी रिपीट हुआ है आप जब भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो असूल व ज़वाबित है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम क्या करते हैं, जो असूल व ज़वाबित है, ठीक है, उसमें ये है, जब आप डिसाइड करते हैं तो मे बी आपका प्लान फेल भी हो सकता है उस प्लान के ज़रिए आपके रिजल्ट अचीव ना हो, तो आपके पास एक अल्टरनेटिव प्लान बनाना पड़ता है, जिसको हम प्लान बी कहते हैं। सो द लास्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग, अगर आप एक रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, इट मे नॉट वर्क, तो आपने क्या करना होता है, उसका एक अल्टरनेटिव, एक मुतबादिल रास्ते भी इख्तियार करना होता है, वो भी एक ऑप्शन रखना होता है, एक एस्केप का ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन भी रखना होता है। इफ़ द मैनेजर इज डूइंग द इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ही इज़ एट द स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग। क्या होती है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, देखिए कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि क्या एक मुलाजिम अपने कवायद और ज़वाबित के मुताबिक अपना काम सर अंजाम दे रहा है कि नहीं, इसको कंट्रोलिंग कहते हैं। तो जब इवेल्युएशन करता है, मिसाल के तौर पर आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर आपका हेड होता है, हेड के लिए कंट्रोलिंग ऑफिसर के भी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। वो आपको देखता है कि क्या आपके पास ये ड्यूटी है, प्लांटेशन की ड्यूटी है, बच्चों को FTF कलेक्शन की ड्यूटी है, डिसिप्लिन की ड्यूटी है, या ये टीचर, तो वो आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, इवेलुएट करता है, जज करता है कि क्या जो असाइन किया गया टास्क उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। व्हेन अ न्यू प्रोग्राम इज स्टार्टेड, द मैनेजमेंट प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम द एलिमेंट। साफ ज़ाहिर है, जब भी आप नया प्रोग्राम शुरू करेंगे तो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग होता है, तो आप प्लानिंग करेंगे उसके बाद। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज टू डेवलप सोशल वैल्यूज़ इन द स्टूडेंट्स। हम निसाबी सरगर्मियाँ जो बच्चों में समाजी ताल्लुकात पैदा करती हैं, उजागर करते हैं उन सोशल वैल्यूज़, तो वो स्काउटिंग, उनमें से जो दिया गया वो क्या है, स्काउटिंग है। बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं। स्काउटिंग आपको पता है, बच्चे बाहर जाते हैं, उनके लिए टास्क लगाए जाते हैं, वो एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, तो ये एक सोशल एक्टिविटी है जिसमें बच्चे, बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। चेयरपर्सन ऑफ स्कूल काउंसिल का जो हेड होता है या चेयरपर्सन होता है, वो उस स्कूल का या उस स्कूल की हेड टीचर होती है। जो भी स्कूल होगा और उसकी जो हेड टीचर होंगी, वो अपनी स्कूल काउंसिल की क्या होंगी, हेड भी होगी, यानी कि चेयरपर्सन भी होगी या होंगी। द स्पेशल डेली अलाउंस फॉर द ऑफिसर इन BPS 19, तो ये रद्द-बदल होती रहती है इन फैक्ट्स एंड फिगर्स में। बहरहाल यहाँ पे 825 लिखा हुआ है, तो हम इसी को फॉलो कर लेते हैं कि डेली अलाउंस जो है वो एक 19वें स्केल के अफसर को 825 मिलता है, लेकिन ये अब इसमें तरामीम हो चुकी है। द मैक्सिमम लिमिट फॉर मैटरनिटी लीव 90 दिन की होती है, जो बच्चे की पैदाइश पे मिलती है, ये हम कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस एंड सरेंडर इज सेंट टू द डिपार्टमेंट इन द मंथ ऑफ नवंबर। एक्सेस एंड सरेंडर से क्या मुराद होता है, हो सकता है आपको डिपार्टमेंट ने बहुत बजट दिया हो, या कोई डेवलपमेंटल बजट के सिलसिले में किसी मद में आपको क्या दियो, कोई रकम दियो, कई लाख दियो, तो उसमें दो इम्कानात हैं कि हो सकता है आपको मज़ीद रकम की ज़रूरत पड़ जाए, यानी कि एक्सेस हो गई है, आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, तो आप वो नवंबर में उनको बताएंगे कि भाई हमें इससे ज़्यादा पैसे लग गए थे हमारे,
ज़्यादा बन रहे और भेज। ये सरेंडर हो सकता है कि बच सकते, कि आपका प्रोजेक्ट था फर्ज करें 20 लाख का, लेकिन लगे हैं 17 लाख, तो वो जो 17 लाख लगे हैं, जो 3 लाख है वो आपको सरेंडर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सेस एंड सरेंडर, सिंपली जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये नवंबर में ये स्टेटमेंट जो है वो भेजी जाती है। द सर्विस बुक इज़ मेंटेन्ड फॉर द सिविल सर्वेंट। अब जो 16 और उससे अबव होते हैं, उसका जो अकाउंट ऑफिस जो है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस जो है, उनके मामलात को मॉनिटर करता है। 16 और उससे अबव सर्विस बुक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 1 to 15 के लिए जो है वो सर्विस बुक, जो सर्विस रिकॉर्ड होता है, तो उसकी सर्विस बुक में मेंशन किया जाता है। कैश बुक शुड बी रिटन डेली। डेली का मतलब ये है कि इसके लिए ये नहीं तय, हो सकता है आपका 2 दिन बाद कोई मामलात हुए जिसमें आपको माली मामलात की ज़रूरत पड़ी, तो आप तब लिख देंगे। हो सकता है फिर आपको 4 दिन बाद पड़ी, हो सकता है आपको रोज़ ज़रूरत पड़ती है। तो ये नहीं है कि तो आप लाजमी महीने बाद लिखेंगे या लाजमी 6 महीने बाद लिखेंगे या साल, नो। वो जैसे जैसे ही आपने जिस जिस दिन अखराजात की मद में आपने कोई ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं, मामलात करने होते हैं माली, तो वो साथ साथ ही आप लिखेंगे। डेली का मतलब ये। द टाइम टेबल ऑफ स्कूल डिपेंड्स ऑन। टाइम टेबल का मतलब क्या होता है? स्कूल वर्किंग आवर्स। स्कूल वर्किंग आवर्स से क्या मुराद होता है कि आपका टाइम टेबल आपको बताता है कि इस वक्त स्कूल में कौन से अमूर सर अंजाम दिए जा रहे हैं, किस क्लास में क्या हो रहा है, कौन सा पीरियड किधर है। यानी कि जो आपके 6 आवर्स हैं फर्ज करें स्कूल के, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आपको आपका टाइम टेबल बताता है। मैरिज ग्रांट कैन बी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट और द मैरिज ऑफ द डॉटर। मैरिज ग्रांट जो है वो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को उसकी बेटी की मैरिज के मौके पर जो है वो कब दी जाती है? विद इन द 90 डेज आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज के 90 दिनों के बाद जो है वो दे दी जाती है, या उनके अंदर दे दी जाती है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपने याद करनी है। स्टडी लीव इज़ ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स। स्टडी लीव उसको मिलती है जिसकी 5 साल मुस्तकिल परमानेंट जॉब हो और उसको 5 साल पूरे हो गए हो, तो तब वो स्टडी लीव का अहल होता है। ऑल एंट्रीज इन कैश बुक आर इनिशिएटेड बाय DDO, यानी कि ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर यूजुअली आपके हेड होते हैं। ठीक है, कि जिनके पास ये इख्तियार होता है कि वो कैश को ड्रा कर सकते हैं, डिस्पर्स यानी कि मुख्तलिफ मामलात में खर्च भी कर सकते हैं। तो वो DDO, इसको ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर कहते हैं। तो वही एंट्रीज कैश बुक में, यानी कि DDO ही लिखते हैं, हेड ही लिखते हैं, जिनके पास DDO पावर होती है। ठीक है, या चाहे वो इंचार्ज हेड हो, चाहे वो फुल हेड हो, तो उन्हीं के पास DDO होगा और वो खुद ही लिखेंगे। ले ऑफ ऑफ एन एम्प्लॉय मीन, ये एक फ्रेज इस्तेमाल होता है ले ऑफ। तो ले ऑफ का मतलब होता है जबरी रिटायरमेंट, जिसको हम कंपल्सरी रिटायरमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जॉब स्पेसिफिकेशन मीन डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, यानी कि डिस्क्रिप्शन का मतलब यह है कि इस जॉब में आपने क्या क्या अमूर सर अंजाम देने होंगे। ठीक है, वो जॉब स्पेसिफिकेशन कहलाती है कि ये आपकी जॉब है, तो इसमें आपने क्या क्या काम करना है, उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन यानी कि वजाहत होती है। जनरली अ प्राइमरी स्कूल टाइमिंग इज़, एक प्राइमरी स्कूल के औकात कार जो है वो तकरीबन 5 से 6 आवर्स होते हैं डेली। आफ्टर द डेवोल्यूशन ऑफ पावर, डेवोल्यूशन का मतलब होता है इख्तियारात की मुंतकिली, डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक अप्रोच है। द पोस्ट क्रिएटेड टू कंट्रोल एजुकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। कौन सी पोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो बनाई गई? क्योंकि आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद, 18वीं तरमीम के बाद जो एजुकेशन है ये उन डिपार्टमेंट्स में से है जो कि एक सूबाई महकमा है। तो ये सूबे की सतह पर अलग अलग डील होता है, और इसमें हर सूबे में अपनी हर ज़िला जो है तालीमी अमूर का ज़िम्मेदार है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में यहाँ पे जवाब लिखा हुआ EDO। अब EDO नहीं काम करते, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब CEO है, तो मैंने साथ लिखा हुआ है कि चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर जी, क्योंकि उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी कायम की गई है, DEA, जिसको DEA कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है हाईएस्ट हायरार्की और एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होती है वो CEO होता है। तो ये आपने अब के हिसाब से इसको कंसिडर करना है। स्पार्क प्लग ऑफ द स्कूल एक्टिविटीज़। स्पार्क प्लग, प्लग क्या होता है? प्लग ये जो बॉयज़ जानते होंगे, या लड़कियां भी अगर गाड़ियाँ वगैरह चलाती हैं तो उनको थोड़ा सा मैकेनिकली चीज़ें पता हो। प्लग वो जो करंट देता है गाड़ी को, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट होती है। तो इस तरह टाइम टेबल भी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करता है। स्पार्क प्लग ऑफ द स्कूल का मतलब है कि किसकी बुनियाद पर हमारी स्कूल एक्टिविटीज़
इनिशिएट होती हैं, वो हमारा टाइम टेबल में बताता है कि ये पीरियड बच जाए तो इस तरफ ये फ्लो ऑफ टाइम है, तो इधर ये एक्टिविटीज़ हो रही होंगी वो, तो ये टाइम टेबल स्पार्क प्लग का काम करता है। इन 64 लॉर्ड्स एंड डोनेल डिवाइडेड मैनेजमेंट इनटू 5 पार्ट्स। तो आपको मज़ीद याद नहीं है ज़रूरत, वैसे मैंने नीचे लिखे हुए POSDC से क्या मुराद, जो उन्होंने डिवीज़न की थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि उनकी जो डिवीज़न है उसके एलिमेंट्स 5 हैं, ठीक है। उसको POSDC अगर आपको याद करने का चले शौक़ भी हो तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग इसमें शामिल है। ठीक हो गया। तो ये कुछ सवालात थे आज के लेसन में। उम्मीद है आपने इनको अच्छी तरह अटेंड किया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको आमीन नासिर हो। जीते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।